हाय स्टूडेंट्स, केडी सेविंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो पीछे टॉपिक पढ़ाया था यूनिट सेल और 7 टाइप के क्रिस्टल जालक, तो सभी ने वो अच्छे से तैयार कर लिए होंगे बेटे। तो कुल मिला के बात यह है कि आज हम जानेंगे अवयवी कणों की संख्या किसमें भैया, यूनिट सेल में या एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है बेटे। तो अवयवी कणों की संख्या के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अवयवी कण जो होते हैं वो हमारे परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। तो चलो भाई, अब हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बनाई है भाई, 4 ज्योमेट्री बनाई है। ये ज्यामिति आपको ज्यादा ध्यान से समझनी है। तो इन ज्योमेट्री में सबसे पहली बात मैं अगर आपसे करूं कि हमारे पास जो पहली जो ये ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, इसमें बेटे मेरी 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो मुझे 8 क्यूबिक यहाँ पर दिखाई दे रही है सेल। तो 8 यूनिट सेल जो हैं घन के आकार की, उनसे बनकर क्या बन रहा है, मेरा एक क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये एटम रखा है, ये परमाणु एक साथ कितनी 8 यूनिट सेल से क्या है, अटैच है। और 8 यूनिट सेल से अटैच होने के कारण प्रत्येक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट भाग ले रहा है भैया, 1/8 पार्ट भाग ले रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर देखो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 4 तो ऊपर वाली हो गई और 4 नीचे वाली हो गई। तो उसमें क्या कर रहा है, बराबर भाग ले रहा है। तो कितना पार्ट ले रहा है, 1/8 पार्ट। अभी मैं मॉडल की सहायता से भी समझाऊंगा, पहले 1 मिनट इसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना पार्ट एक यूनिट के अंदर, 1/8 इसका लेगा तो 1/8 इसका लेगा, 1/8 इसका लेगा, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका और 1/8 इसका और 1/8 इसका। तो सभी का कितना 1/8 पार्ट भाग ले रहा है। टोटल कितनी है मेरी, 8 यूनिट सेल है। तो कुल मिला के बात क्या है, हम लोग कैसे जानेंगे? तो मैं कहूंगा किस पर बेटे, कोनों पर उपस्थित, किस पर भैया, कोनों पर, क्योंकि कॉर्नर पे तो है, कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित अवयव, अवयवी कण का, कण का कितना बेटा, 1/8 पार्ट प्रत्येक, ठीक है, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8 पार्ट प्रत्येक एकक ठीक है, कोशिका में भाग लेता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट तो मेरा यहां से क्लियर हो गया क्या, कि प्रत्येक एक कोशिका का 1/8 पार्ट क्या करता है, भाग लेता है। जहां पर, कहां पर, जहां कोनों पर उपस्थित क्या होते हैं, एटम होते हैं। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं इसकी। यहां पर कहां है भैया, यहां पर कहां है, यहां पर मेरे जो अवयवी कण है या परमाणु है वो कहां पर है भैया, ये मेरा अवयवी कण है किस पर भैया, कोर पर। किस पर बेटे, कोर पर। और कोर पर जो होता है, कोर का मतलब है कि एक रेखा, मतलब लंबाई होती है, और वो 4 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करती है। तो 1/4 पार्ट इसका भाग लेता है, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका। तो टोटल यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट ले रहा भैया, कोर पर उपस्थित परमाणु का 1/4 पार्ट ले रहा है। तो मैं कह सकता हूं कोर पर उपस्थित, कोर पर उपस्थित अवयवी कण का कण का 1/4 पार्ट पार्ट प्रत्येक यूनिट या एक कोष्ठक लिख देंगे, प्रत्येक एकक कोष्ठिका
में भाग लेता है। ठीक है बेटा, थोड़ा राइटिंग ऐसी है, जरा राइटिंग को इग्नोर करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में चलता हूं इसमें। तो इसके अंदर क्या है भैया, मेरी जो 2 यूनिट सेल रखी है, और यूनिट सेल के क्या होता है, 2 यूनिट सेल आपस में मिली रखी है, तो उनका क्या होता है, फलक होता है। क्या होता है बेटे, फलक। और फलक पर उपस्थित में क्या होता है, परमाणु आधा इसमें भाग लेता है, आधा इसमें भाग लेता है। तो मैं कह सकता हूं क्या, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का 1/2 पार्ट प्रत्येक एकक कोष्टिका में भाग लेता है बेटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। अब यह है, ये मेरी पूरी यूनिट सेल है, और इस पूरी यूनिट सेल में क्या है भैया, एक एटम जो है वो कहाँ आ रहा है, यूनिट सेल के मध्य में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं मध्य में उपस्थित, किसमें बेटे, मध्य में उपस्थित अवयवी कण का 1 पार्ट एकक कोशिका में भाग लेता है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात यह जाती है मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया कि हर यूनिट सेल के अंदर, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा, पूरी यूनिट सेल के अंदर अगर मध्य में आया है या विकर्ण पे बोल देते हैं तो पूरा पार्ट भाग लेगा उसका, वो किसी से अटैच नहीं होगा। और अगर मान लो फलक पर आया है तो फलक का मतलब है 2 यूनिट सेल के मिलने पर फलक बनता है, तो आधा उसमें लेगा, आधा उसमें लेगा। अगर कोर पर है तो कोर पर क्या होगा, 4 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर कॉर्नर पर है तो भैया 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा और 1/8 पार्ट भाग लेगा। चलो मॉडल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ये मॉडल है, और इस मॉडल में क्या बना है, मेरा एक जालक बना है, क्रिस्टल जालक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, कितनी यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल है। और 8 यूनिट सेल को मिलाकर मेरा क्या बन रहा है, क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो बेटे जरा ध्यान देना, ये अंदर वाला जो एटम आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये एटम देखो इस वाली यूनिट सेल में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वाली में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें भी, 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 टोटल कितनी, 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका कितना पार्ट भाग ले रहा है भैया, 1/8 पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये, तो 1/8। मैं मानता हूं कि आपको मॉडल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर दिखाया है, बिल्कुल सेम इसकी ही क्या है, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में यही चीज दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं क्या, प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का क्या भैया, 1/8 पार्ट प्रत्येक यूनिट सेल में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ किसकी भैया, 1 2 3 4 4 4 है। ठीक है बेटा, तो 4 का मतलब है पिछली वाली को छोड़ दीजिएगा, कितनी छोड़ देंगे, पिछली वाली छोड़ देंगे, अगली 4 की क्या करेंगे हम, इन वाले 4 की क्या करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। तो बेटे इन 4 पर देखो, क्योंकि 4 के ऊपर रखने के बाद 4 ही तो बन रही है, 4 मतलब नीचे वाली, 4 ऊपर वाली, तभी तो बन रही है 8। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 हैं, इनमें जो कोर है बेटे, ये कोर कौन सी है, ये वाली कोर, और इस कोर पर कोई एटम आ जाए, तो इस कोर पे एटम आने के बाद देखो उसका कुछ पार्ट इसमें भाग लेगा, कुछ इसमें भाग लेगा, कुछ इसमें लेगा, कुछ इसमें लेगा। तो कोर पर उपस्थित एटम की कितना पार्ट भाग लेगा भैया, 1/4 पार्ट भाग लेगा। ये बात समझ में आती है। चलिए अब ये 4 की बात को छोड़ दीजिएगा, अब हम बात कर लेते हैं फलक की। किसकी बात कर लेते हैं बेटे, फलक। और फलक किस पे बनता है बेटे, 2 पे बनता है। किस पे बनता है, 2 पे। एक मिनट जरा, चलो अभी देखेंगे जरा। अब देखो ये क्या है, मेरी 2 यूनिट सेल है। ठीक है बेटा, अब 2 यूनिट सेल में देखो ये वाला क्या कहलाएगा, फलक। तो देखो आप जानते हो ये भी फलक है, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है,
मगर ये फलक देखो दोनों का पार्ट बन रहा है, और इसमें कहाँ जाए, अवयवीकरण कहाँ जाए, फलक पर आ जाए इस तरह से। ठीक है बेटा, अगर फलक पर आएगा तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा आधा पार्ट इधर जा रहा है और आधा पार्ट इधर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फलक पर उपस्थित एटम जो होता है उसका आधा पार्ट एक यूनिट सेल में, आधा पार्ट एक यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में कितना भैया, हाफ। तो कह सकते हैं फलक पर उपस्थित अवयवी कण का 1/2 पार्ट प्रत्येक कोशिका में भाग लेता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी भैया, मध्य में उपस्थित। तो मैं अब इमेजिंग करता हूँ कि मतलब थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइएगा कि मेरी ये वाली यूनिट सेल है, भूल जाइएगा, बस केवल इसकी चर्चा करेंगे, ये वाली की। और ये होता है मध्य बिंदु। ठीक है बेटा, ये मध्य में है। तो मध्य में होने का मतलब क्या हुआ, मध्य में होने का मतलब ये हो गया कि अब ये परमाणु ना तो किसी सेल से अटैच है, ये पूरी यूनिट सेल के क्या है, अंदर है। ठीक है, इसको मैं और डीपली थोड़ा अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये क्या है, पूरा एक साथ क्या है, अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और अंदर पार्टिसिपेट करने का मतलब है केवल इसी यूनिट सेल में इसका पूरा पार्ट क्या लेगा, पार्टिसिपेट करेगा भैया। तो मध्य में उपस्थित अवयवीकरण का 1 पार्ट एक कोशिका में क्या लेता है भैया, भाग लेता है। तो आप लोगों को ये नोट करना है भाई। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलो भाई हम जानेंगे घनीय कोशिका में परमाणु की संख्या। ठीक है बेटा, तो घनीय का मतलब क्या होता है, घनीय का मतलब क्यूबिक संरचना जिसकी होती है। ठीक है बेटे, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर बेटे बनाते हैं घनीय एक कोशिका जो बनाते हैं हम लोग, कौन सी भैया, प्राइमेटिव जो बनाने जा रहे हैं। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल जो होती है हमारी कुछ इस तरह की होती है। देखो सबको बनाना आ गया होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से कॉर्नर पर क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। ठीक है बेटा, इससे ये अटैच होता है, इससे ये अटैच होता है, इससे ये अटैच होता है, इससे ये अटैच होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होती है उसमें केवल अवयवी कण कहाँ पर होते हैं बेटे, कॉर्नर पर होते हैं। और कॉर्नर पर होते हैं तो इसका कितना भाग हमारा पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में। तो कॉर्नर कितने हैं, टोटल 8 है। 8 गुना 1/8 पार्ट। याद है हमने बताया था जब 8 यूनिट सेल एक साथ अटैच होती है किसी क्रिस्टल जालक में, तो प्रत्येक यूनिट सेल का जो एक परमाणु होता है, प्रत्येक यूनिट सेल का जो एक परमाणु होता है वो कितना पार्ट उसका पार्टिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट उसका पार्टिसिपेट करता है बेटे। तो 8 गुना 1/8 कितना आया भैया, एक बार कैंसिल, तो हमारा बराबर कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम कितने होंगे प्राइमेटिव यूनिट सेल में, कितने होंगे बेटे, 1 होंगे। एक मिनट, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास यूनिट सेल होती है बेटे, यूनिट सेल जो हमारी होती है कौन सी वाली, प्राइमेटिव यूनिट सेल जो होती है बेटे, उसमें परमाणु इतने दूर दूर नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ हम इमेजिंग करते हैं थोड़ा ताकि हमें स्ट्रक्चर सही से समझ में आ जाए, इसलिए दिखाते हैं। उसमें रियल में होते परमाणु कैसे हैं बेटे, इस तरह से होते हैं। ठीक है बेटा, किस तरह से होते हैं, हमारे पास देखो इस तरह से होते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं, इस तरह से पास पास होते हैं। और पास पास होने पर क्या होता है, क्या होता है कि वो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये दिख रही होगी सबको, क्या बन रही है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं भैया, इतने क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, वो दूर दूर नहीं होते। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटे, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। कौन सी आती है बेटे मेरी, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। कोशिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास इस शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, BCC बोल देते हैं बेटे। क्या बोल देते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। ठीक है बेटा, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होती है उसमें अवयवी कण कैसे होते हैं आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था इन सब के बारे में। ठीक है बेटा, अवयवी कण कहाँ होते हैं बेटे, कॉर्नर पर इस तरह से। ठीक है, अब इसका विकर्ण कहाँ होगा बेटे, अगला वाला पिछले वाले से ऐड होगा और ये विकर्ण कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये मध्य में आया है तो मैं क्या कहूंगा, 8 गुना 1/8 पार्ट तो मेरा कौन सा होगा, कॉर्नर वाला, वो तो सब में सेम चलेगा। प्लस
1 × 1 का मतलब है एक पूरा किसमें, एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा, एक एटम पूरी यूनिट सेल के अंदर, तो 1 एकम 1, 8 एकम 1, तो टोटल कितने आ गए मेरे भैया 2। तो नंबर ऑफ एटम किसमें बेटे, अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बेटे, 2 होंगे, ध्यान रखना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसका मैं मॉडल आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसमें जो होता है रियल में क्या होता है बेटे, जो प्राइमेटिव यूनिट सेल थी उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से इस तरह से अटैच होता है। एक मिनट में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक परमाणु दूसरे परमाणु से इस तरह से क्या होता है, अटैच होता है, तब क्या बनता है, देखो ये क्या बन रहा है, एक 4 का क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और इस वर्ग के ऊपर एक दूसरा वर्ग आता है, तब मेरा क्या बनता है बेटे, घन बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटे, ये परमाणु से नहीं अटैच होती, जो अंदर आ रहा है डायगोनल पर जो परमाणु आ रहा है उस परमाणु से सारे परमाणु क्या होते हैं बेटे, अटैच होते हैं। ठीक है, तब जाके मेरा क्या बनता है भैया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनती है, कुछ इस तरह से। जरा ध्यान देंगे, मान लो ये जो मेरे क्यूब हैं थोड़े दूर दूर हैं इस तरह से, और इनके बीच में क्या है, ये डायगोनल पर क्या आया है, एटम आया है, और इनके ऊपर ये। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगी, अब मेरा जो बीच वाला है क्या है बेटे, मेरा जो बीच वाला है वो क्या कर रहा है, बीच वाला मेरा एटम से ज्यादा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात किया जाती है बेटे कि मेरा जो बीच वाला एटम है, इस एटम से क्या जुड़ा है, मेरे चारों एटम ऊपर वाले और चारों नीचे वाले क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बेटे, हमारा अंतः केंद्रित क्लियर हो गया। अब मेरा आता है फलक केंद्रित। कौन सा आता है बेटे मेरा, फलक केंद्रित। एक सॉरी फलक केंद्रित घनीय लेके चलेंगे, घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, तो इसे शॉर्ट में क्या बोल दूंगा मैं, FCC भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिला की बात ये है, इसका जो चित्र होगा थोड़ा इस तरह से होगा। कॉर्नर पर, ठीक है बेटा, और प्रत्येक फलक पर ये आ गया। अब मेरे बच्चे कौन से भैया, आगे वाले और पीछे वाले फलक। ठीक है, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये आगे वाला मान लो इसे पीछे वाला हो गया और ये आगे वाला हो गया। टोटल कितने फलक हैं हमारे, अगर हम हर कॉर्नर को इस तरह से दिखा सकते हैं हम, टोटल ये फलक हमारे आ रहे हैं, तो हम कुल मिला के मानेंगे तो 8 तो मेरे बेटे कॉर्नर वाले हो गए जिनका 1/8 पार्ट लेता है, प्लस 6 टोटल फलक हैं। और फलक पे मैंने बताया था आपको कितना पार्ट लेता है बेटे, हाफ पार्ट लेता है, 1/2, 2 3 6 8 1, तो कितना है टोटल मेरा 4 आ गया बेटे। कितना आया मेरा 4, 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ एटम किसमें बेटे, FCC में कितने हो गए, 4 हो गए। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं किसकी बेटे, अंतः केंद्रित। कौन सी भैया, अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में। कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। इसकी पहचान तो सभी को पता है ना, कॉर्नर वाले और 2 कहाँ आएंगे बेटे, विपरीत फलकों पर। तो 8 गुना 1/8 पार्ट तो हो गया कॉर्नर वाला, प्लस 2 कहाँ है, फलक पर है, तो 2 एकम 2 और 1 बराबर कितना आया भैया। तो इन्होंने नंबर ऑफ एटम किसमें भैया, अंतः केंद्रित में कितने होंगे बेटे, 2 होंगे बेटे। जैसी स्ट्रक्चर में इसमें दिखा रहा था आपको, ऐसी वाली जो स्ट्रक्चर में मॉडल से इसकी दिखाने में थोड़ी कठिनता होती है,
हालांकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, आप उसे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। उसमें क्या होता है, हर एक फलक पर क्या आ जाता है, एक एटम आ जाता है जो किसके बीच में आ जाता है, 4 एटम्स के बीच में आ जाता है, और तब मिलकर क्या बनता है, उनसे एक यूनिट सेल बनती है, ठीक है बेटा। कुल मिला के बात यह है कि मैं कुछ बता सकता हूँ, मेरे पास जो होता है ये इस तरह से फलक होता है ये, ठीक है बेटा, और इनके बीच में क्या आ जाता है, ये एटम आ जाता है इस तरह से, ये एक फलक बनता है मेरा, ठीक है बेटे। क्या बनता है मेरा, एक फलक बनता है इस तरह से, और ऐसे ही 6 फलक होते हैं, ठीक है बेटा। तब जाके मेरी कौन सी बनती है, फलक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका बनती है, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई नोट करेंगे इतना, फिर आगे पढ़ते हैं हम क्या, निविड़ संकुलित संरचनाएं, किस प्रकार से परमाणु आपस में क्या होते हैं, क्लोज पैक होते हैं। चलो तो भाई ध्यान देंगे, क्रिस्टल में परमाणुओं का निविड़ संकुलन, ठीक है बेटा। तो क्रिस्टलों में जो परमाणुओं का निविड़ संकुलन होता है या निविड़ संकुलित संरचनाएं हम बोल देते हैं, तो निविड़ संकुलित संरचनाओं का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो धातु होती हैं उनमें जो अवयविक कण होते हैं, उनको अगर हमने कठोर गोला माना है, तो अवयविक कण क्या होते हैं, जब पैक होते हैं, मतलब पैक होने का मतलब होता है मतलब संकुलित होना, जब उनकी पैकिंग होती है तो हर प्रत्येक परमाणु क्या होता है, दूसरे परमाणु से क्या होता है, बिल्कुल सटा होता है या अटैच होता है, मिला हुआ होता है, तभी क्या होता है हमारे क्रिस्टल का क्या बनता है, कॉर्नर बनता है या कोना बनता है, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ निविड़ संकुलित संरचनाएं जो होती हैं उनमें जो धातु होते हैं या धातु कठोर, धातु को छोड़ो, मैं कहता हूँ क्रिस्टल जो होते हैं, ठोसों के क्रिस्टल जो होते हैं, उनमें जो अवयविक कण होते हैं वो बहुत निविड़ संकुलित होते हैं, उनके मध्य दूरियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। क्यों, ताकि उनका आयतन कम रहे और उनका घनत्व और स्थायित्व क्या रहे भैया, उच्च रहे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पर वर्णन करेंगे हम 3 टाइप की त्रिविमीय संरचनाओं का, और 3 टाइप की त्रिविमीय संरचनाएं कौन कौन सी हैं, एक विमामी निविड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग ऑफ 1 डायमेंशन, दूसरी हम पढ़ेंगे द्विविमामी निविड़ संकुलन, और तीसरी पढ़ेंगे हम त्रिविमामी निविड़ संकुलन, ठीक है बेटे। तो द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है तो वो 2 टाइप्स का होता है, वो किससे होता है अभी हम आगे जानेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या भैया, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दिखाई है, क्रिस्टल में परमाणु का निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, मतलब डेफिनेशन नहीं, तरह से याद रखेंगे। ठोसों के क्रिस्टल में अवयविक कण निविड़ संकुलित होते हैं, उनके मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है ताकि आयतन निम्न और घनत्व क्या रह सके भैया, स्थायित्व अधिक हो सके या उच्च रह सके। तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या, अवयवी कणों को समरूप कठोर गोले मानते हुए हम क्या करेंगे, 3 पदों में त्रिविमीय संरचनाओं का निरूपण करेंगे। पहला ही निरूपण हमारा आता है 1 विमा में निविड़ संकुलन, ठीक है बेटा। 1 विमा में जो निविड़ संकुलन होता है इसे हम बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन की हम बात करना चाहते हैं कि एक विमा में जो निविड़ संकुलन होता है बेटे, इस संकुलन में क्या होता है, ये एक ही टाइप का होता है, इसमें एक परमाणु निकटवर्ती 2 परमाणुओं के क्या रहता है, संपर्क में रहता है। तो ये एक ही टाइप का होता है हमारा, इसे मैं एक पंक्ति में मान सकता हूं इसको। तो मैं क्या कहूंगा, ये यहाँ पर क्या है मेरा, एक विमा में निविड़ संकुलन। एक बात और याद रखेंगे, एक परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणु के संपर्क में होता है, ये वाला परमाणु कितने निकटवर्ती परमाणु के संपर्क में है, 2 परमाणु के, तो जो परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणु के संपर्क में होगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी ही होगी, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं इस पंक्ति में प्रत्येक परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक बात और भी बता देता हूं आपको, ये कुल मिला के कुछ इस टाइप का होता है। मान लो एक परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक परमाणु मतलब प्रत्येक परमाणु क्या है, एक दूसरे के क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। तो इसे मैं ए टाइप बोलूंगा, तो ये मेरी 1 डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी भैया, 1 होगी, 2 होगी, 2 होगी बेटे। क्यों होगी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती कितने परमाणु के संपर्क में है, 2 परमाणु के संपर्क में है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 2, ठीक है। ध्यान रखना
मैंने कहा एक परमाणु जितने परमाणु के निकटतम होगा या जितनों को स्पर्श करेगा वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन। तो चलिए भाई, द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है हमारा, वो होता क्या है? द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है बेटे, मेरे पास जो ए टाइप की ये पंक्ति बन के आई है, मुझे क्या करना है, इस प्रकार गोलों को क्या करना है, पंक्ति वाइज व्यवस्थित करना है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के क्या हो भैया, जस्ट ऊपर आए। ठीक है बेटा, लेकिन वो ऊपर आ भी सकता है या नहीं भी, उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं द्विविमा जो निविड़ संकुलन होता है ये दो टाइप्स का होता है। नंबर एक, द्विविमा में वर्गाकार निविड़ संकुलन। ठीक है बेटा, और दूसरा होता है द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है बेटा, अब द्विविमा में जो होता है हमारा वर्गाकार निविड़ संकुलन कैसे होता है, कुछ इस टाइप से। ये पंक्ति हमारी कौन सी चल रही थी पीछे, देखो वन डायमेंशनल से ही बनेगी, टू डायमेंशनल अगर हम माने तो वन डायमेंशन में हमारी ए टाइप की पंक्ति बन के आई थी। अब हम बात करना चाहते हैं टू डायमेंशन की। टू डायमेंशन में क्या आएंगे हमारी, अब पहली पंक्ति की गोले के जस्ट ऊपर, मैं ऊपर से नीचे को लेकर चल रहा हूँ, आप नीचे से ऊपर भी ले चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हर पंक्ति का गोला एक दूसरे के जस्ट क्या है, ऊपर है बेटे। कैसे ऊपर है जरा देखो इतना, मान लो ये मेरी प्रथम पंक्ति हो गई, ये मेरी दूसरी पंक्ति हो गई। तो देखो भाई, प्रथम पंक्ति के गोले जो हैं दूसरी पंक्ति के गोलों के जस्ट क्या आ रहे हैं बेटे, ऊपर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, जस्ट ऊपर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कैसा भैया, मेरा हर एक गोला क्या है, दूसरी पंक्ति के गोले के जस्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटे, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सेम इसी की तरह। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये कर लेते हैं। तो वर्गाकार जो हमारा आता है, इसमें प्रत्येक पंक्ति जो है हमारे पास ए ए ए, तो इसका पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न हुआ हमारा ए टाइप। कैसे प्रकार का हुआ, ए प्रकार का हो गया भैया। दूसरी बात में बात कर लेता हूं, क्या अगर मैं इन गोलों के केंद्रों को मिलाता हूं बेटे, क्या इन गोलों के केंद्रों को मिलाता हूं तो मुझे एक वर्ग बनता दिखाई देता है। क्या बनता दिखाई देता है बेटे, वर्ग बनता दिखाई देता है। और यहाँ प्रत्येक गोला निकटवर्ती कितने गोलों के संपर्क में है बेटे, 4 गोलों के संपर्क में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसचयन संख्या, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में उपसचयन संख्या कहते हैं, समन्वय संख्या भी कह देते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आई भैया, 4 आई। तो मेरे पास कैसी बनी, द्विविमा वर्गाकार निविड़ संकुलन पर मेरी कैसी परत बन रही है भैया, वर्गाकार परत बन रही है। कैसी बन रही है, वर्गाकार परत। तो मैं इसको एक परत नाम दूंगा, क्योंकि इससे ही मेरा 3 डायमेंशन बनेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें गोलों की जो व्यवस्था होती है तो कुछ इस टाइप की होती है कि जो ए टाइप की पंक्ति के गोले होते हैं उनके ठीक अवनमनों में बी टाइप की गोलों पंक्ति के गोले, मतलब बी टाइप के गोले आते हैं, मतलब बी टाइप की पंक्ति बोल देंगे हम, कि जो ए टाइप की पंक्ति है उनमें जो उनके जो गोले हैं उनके जस्ट अवनमन में जो गोले आते हैं ये बी टाइप के गोले कहलाते हैं। फिर वापस से ए टाइप के गोले ऐसे ही वापस लौट आते हैं जैसे पहली वाली पंक्ति में थे। तो कुल मिला के मेरे पास जो ये स्ट्रक्चर बन के आ रही है, अगर मैं इन गोलों के केंद्रों को मिलाऊं तो मुझे एक षटकोण बनता दिखाई देता है। क्या बनता दिखाई देता है बेटा, एक षटकोण। इसलिए मैं इसे कौन सा बोलता हूँ, षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलूंगा। इसमें ए पंक्ति थी, बी पंक्ति थी और ए पंक्ति थी। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये आ गया, मेरे पास जो पैटर्न बनेगा वो कैसा होगा, ये मेरे पास पैटर्न होगा ए
बी ए बी टाइप का, इसका होगा बेटे ए बी टाइप का होगा। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा होगा, एक गोला निकटवर्ती कितने गोलों के संपर्क में है बेटे, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटे, 6 होगा। तो बेटे इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि वन डायमेंशन में क्या होता है, ए टाइप की पंक्ति के गोले, ठीक है बेटे, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिसे मैं ए टाइप की पंक्ति बोलता हूँ। दूसरा मैंने बताया द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है वो 2 टाइप का होता है, द्विविमा में वर्गाकार निविड़ संकुलन और द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्गाकार में क्या परत बनती है, हमारे पास ए का पैटर्न होता है, वर्गाकार परत बनती है, और षटकोणीय में कैसी बनती है, षटकोणीय परत बनती है। इसमें पैटर्न ए टाइप का होता है, इसमें ए बी टाइप का पैटर्न होता है, बट पंक्तियों का पैटर्न है ये, किसका है बेटे, परतों का पैटर्न नहीं, पंक्तियों का पैटर्न है। और परतों का जो पैटर्न आएगा वो किस में आएगा बेटे, 3 डायमेंशन में आएगा। ठीक है, कि बेटे मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर जो ए टाइप की पंक्ति है इसके ठीक ऊपर क्या आ रहे हैं, दूसरी पंक्ति के गोले आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बट अगर इसकी बात करें हम तो प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में आते हैं किसके, द्वितीय पंक्ति के गोले, या फिर मैं कह सकता हूं क्या द्वितीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में आते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि जो हमारे पास द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान है उनके बीच में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और पैदा हो रही है बेटे, इसमें कुछ अंतराकाशी स्पेस होते हैं, दिख रहा है, ये जो अंतराकाशी स्पेस होते हैं इन स्पेसों को क्या कहा जाता है बेटे, रिक्तियां कहा जाता है। और ये जो रिक्तियां हैं तो रिक्तियां कितने गोलों के संपर्क में आ रही हैं, 3 गोलों के संपर्क में आने के कारण तो मैं कह सकता हूं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में क्या, त्रिकोणीय क्या होती है बेटे, रिक्ति होती है। और त्रिकोणीय रिक्ति 2 टाइप्स की होती हैं, क्या 2 टाइप्स की होंगी, एक ऊर्ध्वमुखी और एक होगी मेरी अधोमुखी। क्या होगी बेटे, अधोमुखी। ठीक है बेटा, ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है जिसका मुख क्या हो, त्रिकोण का ऊपर को, कुछ इस टाइप से। और अधोमुखी का मतलब है जिस त्रिकोणीय रिक्ति का मुख कहाँ को हो भैया, नीचे की तरफ हो। ठीक है बेटा, त्रिकोणीय रिक्ति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 गोलों को एक साथ मिलाने पर जो पैदा हो रही है त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं 3 डायमेंशन की तरफ। चलो भाई अब जानेंगे हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन। और बेटे त्रिविमा में जो निविड़ संकुलन होता है ये किस प्रकार से होता है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखेंगे, सभी जो वास्तविक संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं बेटे, त्रिविमीय होती हैं।
और जो त्रिविमा जो निबिड़ संकुलन होता है वो किससे होता है भैया, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला टॉपिक जो है इसमें त्रिविमा में निबिड़ संकुलन में पहला टर्म्स हमारा जो होगा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से किसका भैया, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा था अभी जो द्विविमा में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार का हमने निबिड़ संकुलन पढ़ा था, एक वर्गाकार था और एक कौन सा था बेटे, षटकोणीय। तो वर्गाकार का मतलब हमारे पास जो वर्ग बन रहा है, मतलब एक तरह से मैं इसे वर्ग मान लेता हूँ, इस वर्ग के ऊपर जब मैं एक दूसरा वर्ग रखूँगा तो कुल मिला के बात ये आती है कि जो हमारा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन है इसमें मैं क्या करता हूँ, ज़रा समझ के चलेंगे। मैं ए टाइप की पंक्ति के गोले ले रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर ही मुझे जस्ट क्या रखने हैं, दूसरे गोले रखने हैं। क्या रखने हैं बेटे, दूसरे गोले। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इसको बनाना कठिन होता है लेकिन अगर ध्यान से बनाओगे तो बिल्कुल समझ में आएगा इसको। तो मुझे क्या करना है, ये तो मेरे गोले जो हुए हैं ये तो मेरे आगे वाले हुए, लेकिन बेटे होता क्या है कि जब मैं क्या करता हूँ, वन लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखता हूँ कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लो ये हमारी लेयर हो गई, ठीक है, परत हुई वर्गाकार, और इस वर्गाकार परत के ऊपर मैं दूसरी वर्गाकार परत रखता हूँ इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो दो परत जो हैं अब मुझे क्या दिखाई देगी, अब या तो ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कैसी होनी चाहिए, संरेखित होनी चाहिए इसी तरह से जैसे ये दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि अगर मैं इनको ऐसे मानूँ तो भैया मेरी लेयर क्या है, आपको आगे वाली दिखाई देगी बट पीछे वाली नहीं दिखाई देगी। तो दिक्कत क्या आती है, बोर्ड पर हमें अक्सर ये दिक्कत आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो मैं कहता हूँ ये जो मेरे गोले हैं, चलो मैं अलग पेन से लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये वाले गोले तो मेरे हो गए भैया जो आगे वाले गोले हैं जो हम सबको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब पीछे वाले जो गोले हैं मैंने अलग पेन से ले रहा हूँ। अब ये पीछे वाले गोले कैसे आएंगे मेरे, ये इस तरह से आएंगे। ठीक है बेटा, अब ये आएंगे तो मैं इनको पूरा दिखाऊं तो ये ए यहाँ बन के आएगा, पीछे वाला दिखाई दे रहा है हल्का सा ऊपर को उठता हुआ। ठीक है बेटा, अगला गोला कहाँ आएगा फिर, सेम ऐसे ही इन दोनों को काटता हुआ। ठीक है, और फिर तीसरा गोला इस प्रकार से, और ये चौथा गोला हमारा किधर जाएगा भैया, सेम रखेंगे थोड़ा। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब फिर इनके ऊपर याद रखना जो पिछले वाले या अगले वाले गोले हैं सेम जस्ट उनके ऊपर आएंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है, जस्ट ऊपर, ये इसके ऊपर। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ फिर कौन से गोले आएंगे भैया, इनके ऊपर वाले, ये रेड कलर वाले। ठीक है, फिर इनके ऊपर कौन से वाले, ब्लू कलर वाले। ठीक है, ऐसे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हम बार बार इसको इस तरह से दोहराते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो ऊर्ध्वाधर और संरेखित है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की अगर मैं बात करूं इस तरह से और इस तरह से, मुझे गोले क्या दिखाई देने चाहिए भैया, समान रखे हुए दिखाई देने चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं केंद्र मानता हूं। अब जो ब्लू वाले हैं ये केंद्र इनका, किनका भैया, ब्लू वालों का केंद्र ये हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा अब मुझे केंद्र मानना है रेड वालों का। ठीक है, तो ब्लू वालों का केंद्र कौन सा था भाई, ब्लू वाले केंद्र का मतलब है जो ब्लू वाले हैं हमारे कौन से माने, हमने ब्लू वाले आगे वाले माने हैं। तो जो आगे वाले हैं ब्लू वाले, तो मैं इनके केंद्रों को क्या करता हूं भैया, मिलाता हूं। फिर मैं रेड वालों के केंद्रों को मिलाता हूं। ठीक है, और मिलाने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, एक सिंपल क्यूबिक सेल प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, तो मेरी संरचना कैसी होगी, सरल घनीय। ठीक है बेटा, सरल घनीय सेल। ठीक है बेटा, तो मेरे पास जो बना है सरल घनीय सेल बना है, या मैं इसको सरल घनीय क्या कह सकता हूँ, जालक कह सकता हूँ।
दूसरी बात मुझे क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि मेरे पास पैटर्न कैसा था भैया परतों का, अब ए टाइप का था। तो यहाँ पर परतों का जो पैटर्न होगा किसका बेटे, परतों का जो पैटर्न होगा पैटर्न किस टाइप का होगा बेटे, ए डैश डैश प्रकार का बोल सकते हैं। चलो ए लिख देते हैं, ठीक है बेटा, ए टाइप का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्या भैया कि इसमें जो मेरी स्ट्रक्चर बनकर आ रही है किसमें भैया, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ परतों के ऊपर जो मैंने द्विविमीय परतों को रखा है तो उससे जो मेरा त्रिविमीय बना है। तो इसी के साथ साथ मैं अगर आपसे बात करता हूँ क्या कि इसके अंदर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना आता है बेटे, 6 आता है। ठीक है, ये बात पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम जानेंगे बेटे किसमें, त्रिविमा में निविड़ संकुलन जो है हमारे पास ये 1 टाइप का था जब वर्गाकार के ऊपर वर्गाकार परत को लाए हैं। अब सेकंड टाइप का आता है जब षटकोणीय के ऊपर षटकोणीय परत को रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो षटकोणीय के ऊपर षटकोणीय परत को रखने पर जो मेरा संकुलन होता है उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुल मिला के बात यही है बेटे, अभी ज़रा इसे नोट करेंगे। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किससे, षटकोणीय परत के ऊपर षटकोणीय परत को रखने पर किस प्रकार से निविड़ संकुलन होता है। ठीक है भाई, धन्यवाद।